संविधान कांग्रेसी मूल्यों के पे बना था। संविधान हवा में नहीं बना था। संविधान की नींव 1931 नहीं हुआ सर। जो 50 साल बीजेपी जब 10 साल में संविधान खत्म कर सकती है, मैं उसी पे आ रहा तो हूँ। 50 साल में मजबूत किया जा सकता है। आप मुझे पूरा गुरु नानक से कबीर से लेके पूरे फुले साहब, पेरियार साहब, बहुत लोगों ने संघर्ष किया है। जातिवाद में आज तक हम ये तो नहीं कह सकते कि जातिवाद से मुक्त हो गई है समाज। तो जातिवाद से लड़ाई लगातार लंबी चलनी है। कि आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा संविधान का है, और अगर संविधान कमज़ोर हो गया या संविधान को बदला गया तो इस देश के अंदर जो कमज़ोर तबके ने पिछले 75 साल में तरक्की की है, उसकी एक वापसी की यात्रा शुरू हो जाएगी। मैं इस समय पेरियार की धरती तमिलनाडु में हूँ। तमिलनाडु की राजनीति मैंने ग्राउंड रिपोर्ट देखी है। यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी का ऐसा अलायंस है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे साथ गुरदीप सप्पल साहब हैं, आप सब जानते हैं, नेशनल दस्तक के लगातार मेहमान हैं, रहते हैं। और तमाम दिल्ली में बैठकर जब हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते थे, सोशल जस्टिस की बात करते थे, आज संयोग से तमिलनाडु से एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ तमिलनाडु में कांग्रेस ने ही संविधान बचाओ यात्रा शुरू की है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में लोग हों, सोशल जस्टिस के पक्ष में हो, पार्टी कोई हो, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। गुरदीप साहब 100% सोशल जस्टिस के पैरोकार हैं। और सोचिए, जब ये राज्यसभा टेलीविज़न के सर्वा थे, हेड थे, तो संविधान नाम का सीरियल बना था, भारत का ऐतिहासिक सीरियल, जिसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट को समझ पाए और बाबा साहब के महत्व को समझ पाए। तो गुरदीप सप्पल साहब के लिए इसलिए भी बहुजनों के मन में अकूत सम्मान है, ज़्यादा सम्मान है कि एक बड़े पत्रकार के ओहदे पर रहते हुए इन्होंने एक बड़ा जो काम किया। कुछ लोगों ने आपको महाभारत रामायण दिखाया, गुरदीप सप्पल साहब ने आपको संविधान। कभी मौका मिले तो राज्यसभा टेलीविज़न पर जाके देखिएगा, संविधान उसके यही रचयिता थे, इन्हीं का वो माइंड सेट थॉट था, जिसको स्वरा भास्कर ने अमली जामा पहनाया था, एंकरिंग करते थे। सर, आज हम लोग तमिलनाडु में हैं, क्या कहेंगे कि हिंदी पट्टी के लोगों ने अपनी ज़मीन जानबूझकर सौंप दी बीजेपी को, फुले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन से हटकर? शंभू जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर भारत में सामाजिक न्याय को लेकर वो बेसिक काम नहीं हो पाया जो कि दक्षिण के राज्यों में हुआ है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि दक्षिण के राज्यों के अंदर सामाजिक न्याय के आंदोलन भी चले। दक्षिण के अंदर सामाजिक न्याय के आंदोलन के नेता भी उन ही वर्गों से आए जो वर्ग को हम कहते हैं दमित वर्ग है, जो कि SC ST OBC वर्ग है। और जब वो नेतृत्व में आए और सामाजिक आंदोलन भी रहे, तो इस पृष्ठभूमि में यहाँ पे काफ़ी रिफॉर्म्स हुए। तो जब आप दक्षिण में देखते हैं और अगर आप नॉर्थ में देखते हैं, तो एक बेसिक अंतर होता है। नॉर्थ के अंदर भी सामाजिक न्याय की लहर आई थी, लेकिन नॉर्थ के अंदर सामाजिक न्याय की लहर जो है उसमें और दक्षिण में एक बेसिक फ़र्क था। दक्षिण में सामाजिक न्याय आंदोलन के थ्रू आया और नॉर्थ में वो वोट के थ्रू लाने की कोशिश की गई। तो जब फ़र्क क्या होता है इसमें कि जब यहाँ पे सामाजिक न्याय की पार्टियाँ जीती, तो चूँकि आंदोलन पहले था, शिक्षा पहले थी, तो उनके पास वो पढ़े लिखा वर्ग था जो कि सरकार को चला सकता था, जो सामाजिक न्याय से के फेवर में खड़ा था। तो उनको प्रशासन के अंदर, मीडिया के अंदर, जुडिशरी के अंदर वो लोग लाने में आसानी हुई, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग पहले से मौजूद था। नॉर्थ में जब वो पार्टियां आई, तो पार्टी तो आ गई, लेकिन सरकार चलाने के लिए जो काबिलियत चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, जुडिशरी में और तमाम संस्थाओं के अंदर, वो मैन पावर थी नहीं। वो क्योंकि वहाँ पे आंदोलन नहीं हुआ था, तो वहाँ पे SC ST OBC के जो लोग थे वो उस तादाद में नहीं थे कि वो सामाजिक न्याय की परिकल्पना को डिलीवर कर पाते। तो ये बेसिक फ़र्क नॉर्थ और साउथ में है, और इस फ़र्क पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस समझती थी, कांग्रेस ने तमिलनाडु में के कामराज को खड़ा किया, वो खुद शेड्यूल कास्ट से आते थे, पेरियार का आंदोलन था। लेकिन अगर हिंदी पट्टी में आप देखें तो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, कांग्रेस तो पूरे देश में लंबे समय तक सत्ता में रही, वहाँ उन्होंने भी सोशल जस्टिस को उतनी ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया। देखिए, नॉर्थ समाज के नेता नहीं खड़े किए। देखिए, थोड़ा सा इसमें सच है और थोड़ा समझ का भी फेर है।
बिहार में अगर अकेले मुख्यमंत्री मुस्लिम हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी से ही हुए हैं। देश में भी जितने मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही हुए हैं, सिवाय कश्मीरी छोड़ दीजिए जहाँ पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुए हैं। आज भी कांग्रेस के अंदर दोनों मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। लेकिन आज़ादी के आंदोलन के बाद नॉर्थ का जो नेतृत्व था वो अपर कास्ट के हाथ में था, और वो अपर कास्ट था जो कि सामाजिक न्याय के प्रति सजग था। अगर वो अपर कास्ट नेतृत्व सामाजिक न्याय के प्रति सजग नहीं होता तो संविधान के अंदर ये प्रावधान आते ही ना, जो प्रावधान आज संविधान के अंदर है। तो चूंकि वो था तो अपर कास्ट, लेकिन वो सामाजिक न्याय के उसूलों पर चलता था, तो कांग्रेस पार्टी उस वर्ग के साथ चलती रही। लेकिन 40-45 साल के सफ़र के बाद ज़मीन की रियलिटी चेंज हुई, नीचे से और समुदायों की आवाज़ आनी शुरू हुई कि भाई नेतृत्व में भी हमें जगह चाहिए, हमारे बिहाफ पे दूसरा समुदाय क्यों फैसला करे। और समय रहते उस आवाज़ को सुनने में कांग्रेस पार्टी असफल रही, इसलिए कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान भी झेलना पड़ा है। लेकिन ये सब ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। ये कहाँ पे समझ में आया है कि अब पुरानी प्रक्रिया ख़त्म हो रही है और नई शुरू करने की ज़रूरत है। तो सोशल जस्टिस की अब वापसी हो रही है, जिस तरह से आपकी सरकार है माफ़ कीजिएगा झारखंड में, और वहाँ 27% ओबीसी की वापसी हो रही है। तमिलनाडु में है हम लोग अब SC ST OBC माइनॉरिटी की नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिल रहे हैं, सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, ओबीसी वर्सेस ओबीसी की बात हो रही है। तो क्या लगता है कि अब जिस तरह से अवेयरनेस आई है खासकर शोषित वंचित समाज में, तो फिर से एक बार सोशल जस्टिस की वापसी होगी? लेकिन और खासकर बीजेपी के आने के बाद और प्रेशर बढ़ गया है, जब एकदम खुला खेल फर्रुखाबादी है, जो लोग सत्ता में हैं वो रिजर्वेशन के विरोधी हैं, सोशल जस्टिस के विरोधी हैं, कास्ट सिस्टम को बढ़ा रहे हैं। तो क्या उसकी वापसी आप देख रहे हैं, एक नेता के तौर पर नहीं, एक एक्टिविस्ट के, एक पत्रकार के तौर पर समझें? नहीं, मैं कांग्रेस के तौर पे भी बात कर सकता हूँ, मुझे कोई इसमें आपत्ति नज़र नहीं आती है। ना सिर्फ छत्तीसगढ़, कमलनाथ सरकार ने भी 27% रिजर्वेशन लागू किया था। अभी झारखंड में हमारी सरकार है कोalition की, वहाँ पे भी लागू किया गया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर, ख़ासतौर पर राहुल जी के अंदर एक समझ बिल्कुल साफ़ है कि सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को प्रखर रूप से आगे आना पड़ेगा। सोशल री इंजीनियरिंग ये बोलते हैं वो, हाँ, ये स्पष्ट बोलते हैं, और कभी आपको मौका लगे आप पूछ भी सकते हैं, अभी यात्रा में कभी मौका लगेगा। तो इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कांग्रेस पार्टी की राय है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर, फेडरलिज्म के मुद्दे पर और गरीबों के प्रति उन्मुख अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर राहुल जी के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और चूंकि नेतृत्व के दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होने से पार्टी के अंदर भी वो चेंजेस आज आपको दिख रहे हैं। उदयपुर कन्वेंशन के अंदर पहली बार कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन में 2-3 बातें बोली। कास्ट सेंसस के फेवर में बात की है, सोशल इंजीनियरिंग पे काम करने की बात की है, और कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए एक सोशल जस्टिस काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल बनाने की बात की है। जो G23 ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं क्या? नहीं, G23 की नाराज़गी इन मुद्दों से नहीं है, क्योंकि इन मुद्दों पे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बैठक हुई और उस पर कोई झगड़ा हुआ। विशेष के ही नेता हैं ज़्यादातर, मैं नाम बता सकता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो G23 है। अब देखिए, G23 जो है वो पूरी बातें इतिहास हो गई हैं। आज़ाद साहब के जाने के बाद अब G23 नाम की चीज़ नहीं है, और G23 के जो प्रमुख लोग थे, चाहे आप शशि थरूर जी को लीजिए, वो बाकायदा चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, और वो मनीष तिवारी, आनंद शर्मा। देखिए, आवाज़ को उठाना अलग बात है कांग्रेस पार्टी के दायरे के अंदर, और इसीलिए शशि थरूर जी जब चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष को कोई आपत्ति, उन्होंने कहा आप कांग्रेस के मेंबर हैं, आप चुनाव लड़िए। तो सवाल व्यक्तियों का नहीं है, सवाल ये कि कांग्रेस की नीतियाँ क्या होंगी। और नीतियों के मामले में मैंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कभी उसके लोगों में कोई कन्फ्यूजन रहा है धर्मनिरपेक्षता के सवाल को लेकर, वो जाले साफ़ होने की ज़रूरत है। सोशल जस्टिस के सवाल को लेकर उसमें स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट होने की ज़रूरत है, जो अब हो रहा है। अर्थव्यवस्था के सवाल को लेकर कि अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या केवल कुछ लोगों के पास सारी संपत्ति ट्रांसफ़र हो जाए। आप जानते हैं कि देश की टोटल GDP का 1/4 आज 192 परिवारों पे है। ओवरऑल संविधान को लेकर कांग्रेस की तटस्थता और अब मजबूत होने लगी, उसको लग रहा है कि ज़्यादा ज़रूरी है संविधान को मजबूत। नहीं शंभू जी, ये इस बात का मैं सवाल का विरोध करूँगा। संविधान को लेकर कांग्रेस तटस्थ कभी नहीं रही।
फ़र्क क्या रहा है कि कांग्रेस पार्टी मुख्य पार्टी थी और लगभग 50 साल तक तो कांग्रेस का राज रहा, और चूंकि संविधान कांग्रेसी मूल्यों के पे बना था, संविधान हवा में नहीं बना था, संविधान की नींव 1931 नहीं हुआ सर। जो 50 साल बीजेपी जब 10 साल में संविधान खत्म कर सकती है, मैं उसी पे आ रहा तो हूँ। 50 साल में मजबूत किया जा सकता है। आप मुझे पूरा बात जवाब देने दीजिए। देखिए, संविधान के मूल्य 1931 के रेजोल्यूशन में थे, जिसको हम कराची प्रस्ताव बोलते हैं, उसके बेस पे ये आगे बढ़े और संविधान बना। और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो जो सरकार की संस्थाएं थी उसको संविधान की स्पिरिट के अनुसार ढाला गया। डिलीवरी कम हुई ज़्यादा हुई, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इस बात पे कोई बहस नहीं हो सकती है कि इस देश के अंदर कांग्रेस ने तमाम व्यवस्था को, तमाम संस्थाओं को और जो अधिकार हैं उनको संविधान की स्पिरिट पे ही ढाला था। बीजेपी जो कर रही है वो ध्वंस कर रही है। किसी बिल्डिंग को गिराना भी, वो सुपरटेक के 2 टावर तोड़े गए ना, तो वो 11 मिनट में टूट गए, तो तोड़ना तो बहुत आसान है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया सर? जो तमाम लोग संवैधानिक पद पर लंबे समय से थे, वो बीजेपी के आते ही सब संगी हो गए। इसका मतलब कहीं तो उनकी नरिशिंग उस तरह से नहीं हुई, संवैधानिक नरिशिंग नहीं हुई, जातिवाद खत्म नहीं हुआ। देखिए, जातिवाद भारत के अंदर खत्म करने की बात सिद्धांत पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब उसको करने चलते हैं आप भी जानते हैं कि वो कितना बड़ा चैलेंज है। हज़ारों साल की जो जड़ता है उससे बुद्ध के टाइम से आप देखते हैं पूरा भक्ति काल, पूरा गुरु नानक से कबीर से लेके पूरे फुले साहब, पेरियार साहब, बहुत लोगों ने संघर्ष किया है। जातिवाद में आज तक हम ये तो नहीं कह सकते कि जातिवाद से मुक्त हो गई है समाज, तो जातिवाद से लड़ाई लगातार लंबी चलनी है। राहुल प्रियंका का कांग्रेस को आप कैसे देख रहे हैं? एकदम ईमानदारी से आकलन कीजिए। क्या वो उन तमाम जड़ताओं को समझने लगे हैं वो लोग? हमसे तो कभी वास्ता पड़ा तो हम पूछेंगे, हमारे पास तो यही सवाल रहेंगे। आप पत्रकार भी रहे हैं, अभी नेता भी हैं, और मैं बहुत सम्मान है चूँकि आपका संविधान का जो पूरा कंसेप्ट है उसके लिए देश आपका आभारी रहेगा। सफल साहब, वो ऐतिहासिक काम है जो आपने किया है। अब क्या लगता है, ये सब कभी बात डिस्कस होती है आप लोग को? राहुल प्रियंका इस समय तो उनके करीबी से एक मिल रहा था, तो वो उनको से भी बातचीत करके लगा कि अभी भी सवर्ण समाज तो अभी फनबट में है। कांग्रेस में जो सवर्ण समाज है उसको लगता है कि नहीं, सोशल जस्टिस के मुद्दे पर नहीं जाना चाहिए। देखिए, भारत के अंदर मैंने कहा जाति एक सच्चाई है, और बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जाति के दायरे से बाहर निकलकर चीज़ों को विश्लेषण कर सकें और उस पर फैसला ले सकें। खुशकिस्मती आज ये है कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो कि इसकी जड़ तक सोचते भी हैं और अपना स्टैंड भी बिल्कुल स्पष्ट किए हुए हैं। इसके सोनिया गांधी हो सकती है, उनकी जो पूरी नरिशिंग है जिसमें ह्यूमैनिटी है, इक्वालिटी है, क्योंकि जाति को लेकर वो बहुत अनभिज्ञ रही हैं। इटली में उनकी पैदाइश हुई, ये भी एक वजह है। देखिए, कोशिश करूँगा कभी आपकी मुलाकात उनसे हो। अगर आप मिलेंगे आप ये पाएंगे कि भारत के समाज को लेकर, जिसमें जाति का सवाल भी आता है, जिसमें क्षेत्र का सवाल भी आता है, जितने नेताओं को मैंने मिला हूँ, और मैं 10 साल राज्यसभा में सलाहकार था उपराष्ट्रपति जी का जी, और मैं लगभग तमाम लोगों को, नेताओं को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जितनी जानकारी सोनिया जी को है उतनी शायद किसी और को नहीं है। ये मैं कहीं रहे हैं कि चूंकि उनकी पैदाइश यूरोप में हुई, उन्होंने नहीं उसकी प्लस पॉइंट बता रहा हूँ कि यूपीए और यूपीए 2 ने ऐसे ऐसे कानून बनाए जो गरीबों के पक्ष में थे। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा। मैं तो इसी वजह से क्लीन चिट दे रहा हूँ राहुल प्रियंका को कि उनकी नरिशिंग सोनिया गांधी की हुई है, और हो सकता है इस वजह से उनके अंदर जाति का जो वो है वो नहीं आया होगा और वो इक्वालिटी पर भरोसा करती होगी। 100% गांधी फैमिली जो है वो केवल एक परिवार नहीं है। गांधी परिवार जो है वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है संवैधानिक सोच के साथ। तो उनकी पूरी परवरिश में संविधान की सोच और देश के लिए कुर्बानी जुड़ी हुई है, और जब ये सोच परिवार के अंदर है तो वो परिवार इन मुद्दों पे कभी नहीं भटकता है। यही वजह है कि बार बार कांग्रेस पार्टी जब स्प्लिट हुई है, लोग कहते हैं कि गांधी फैमिली की जेब की पार्टी है कांग्रेस, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस में कई बार स्प्लिट हुआ है और ज़्यादातर नेता गांधी फैमिली को छोड़कर चले गए थे। 69 का स्प्लिट हो, 77 का स्प्लिट हो, राजीव जी के टाइम पे स्प्लिट हो, नरसिम्हा राव के टाइम पे स्प्लिट हो, ज़्यादातर बड़े नेता छोड़ कर गए, लेकिन जो बाकी बचे थे गांधी फैमिली के साथ वही मुख्य पार्टी बन गई।
वो क्यों हुआ बार बार? वो इसलिए नहीं हुआ कि गांधी फैमिली पार्टी पे कब्जा कर रहे थे, वो उन मूल्यों की वजह से हुआ है जिन मूल्यों को गांधी फैमिली रिप्रेजेंट करती है। और आज राहुल जी उसको आगे लेके चल रहे हैं, प्रियंका जी लेके चल रही हैं, वो मूल्यों की राजनीति की बात है। आज इस देश के अंदर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है, गारंटी आप आम सड़क पर पूछो कि क्या राहुल गांधी कभी आरएसएस के साथ मिलेंगे, आरएसएस की सोच का समर्थन करेंगे? ये बात इस देश का बच्चा जानता है कि राहुल गांधी ये नहीं करेंगे। ये विश्वास कहाँ से आता है? ये विश्वास उस संस्कार से आता है, उस राजनीतिक इतिहास से आता है, उस परिवार के सिद्धांतों से और पार्टी के सिद्धांतों से आता है कि आज देश में कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि बाकी सब बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, आरएसएस से समझौता कर सकते हैं, गांधी फैमिली समझौता नहीं करेगी। खुद राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस में आरएसएस का बड़ा स्लीपर सेल है और वो वक्त पर बीजेपी में जाता भी रहता है। खैर, राहुल गांधी को लेकर, प्रियंका गांधी को लेकर जो सपल साहब की राय है, उस पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन एक बात तो तय है कि पिछले 10 सालों में जब से बीजेपी आई है, कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने आप को सोशल जस्टिस और संविधान को लेकर ज़्यादा अकाउंटेबल करने की कोशिश की है और कर भी रहे। और उसी कड़ी में भारत जोड़ो यात्रा के बाद संविधान बचाओ यात्रा जो है वो शुरू हो रहा है। जी, बस मैं यही बात कहना चाह रहा था। जहां हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं, चेन्नई में हैं आज, और चेन्नई में भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से निकली है। उसके बाद संविधान बचाओ यात्रा शुरू की गई है, जिसके अंदर एससी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, किसान डिपार्टमेंट, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर डिपार्टमेंट, ये मिलकर संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं आज। तो ये कांग्रेस पार्टी इस बात को शिद्दत से महसूस करती है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा संविधान का है, और अगर संविधान कमज़ोर हो गया या संविधान को बदला गया तो इस देश के अंदर जो कमज़ोर तबके ने पिछले 75 साल में तरक्की की है, उसकी एक वापसी की यात्रा शुरू हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी कीमत होगी कमज़ोर तबकों के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, विमेन के लिए। इस बात को रोकने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए आज हम और आप चेन्नई में बैठ के ये बात कर रहे हैं। तो अगर आपको गुरदीप सप्पल साहब की बातों पर भरोसा करना है तो आप इनका जो एक काम है, ऐतिहासिक काम है संविधान, वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं। और संविधान के प्रति गुरदीप सप्पल साहब अगर कह रहे हैं, इस तरह का एश्योरेंस दे रहे हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस इस पर गहरा मंथन कर रही हो। भारत यात्रा के बाद अब उनका संविधान यात्रा शुरू हो रहा है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने। शुक्रिया शंभू जी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, चेन्नई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।